नमस्कार। सुबह के 9 बज रहे हैं और आज दिन के हमारे पहले बुलेटिन नया सवेरा में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। खजुराहो में मंगलवार को आयोजित होगी कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल पहुंचा खजुराहो। कैबिनेट बैठक सहित होंगी अन्य विभागीय समीक्षाएं। लाडली बहनों के खातों में अंतरित होगी राशि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्राचीन ज्ञान परंपरा को एआई से विश्व तक ले जाने की बताई जरूरत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय का किया निरीक्षण। कहा, बच्चों को पोषण आहार के लिए जन भागीदारी को दे बढ़ावा। वहीं नक्सलवाद के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मिली बड़ी कामयाबी। बालाघाट में पहली बार 10 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण। मुख्यमंत्री ने संविधान की प्रति देकर मुख्य धारा से जोड़ा। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। इंदौर में पूर्व सैनिकों का किया सम्मान। सैनिक कल्याण योजनाओं हेतु सहयोग का किया गया आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। खजुराहो में आज और 9 दिसंबर को राज्य सरकार की उपस्थिति रहेगी। इस दौरान यहां कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों की समीक्षा भी होगी। खजुराहो कन्वेंशन सेंटर में होने वाली बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। शहर के मुख्य रास्तों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और चौराहों को आकर्षक साज सज्जा से संवारा गया है। 8 दिसंबर को यहां खाद्य नागरिक आपूर्ति, पशुपालन एवं डेयरी विकास, नगरीय विकास तथा आवास, जनजाति कार्य, अनुसूचित जाति विकास एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं 9 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक और मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में की जाएगी। इस दिन राजनगर अंतर्गत सत्ती की मड़िया परिसर में लाडली बहना सम्मेलन आयोजित होगा। वहीं भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया। साथ ही प्रदेश में स्थापित 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज युवाओं को आधुनिक, कौशल आधारित और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करते हुए नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर और रतलाम के सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से मध्य प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज की है। प्रदेश में अब तक 370 सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है, जो नवाचारपूर्ण, मूल्य आधारित और आधुनिक शिक्षा का उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र रहा है तथा प्राचीन ज्ञान परंपरा को एआई के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। शिक्षा ऐसा एक विषय है और इस विषय को हम लोग आज एनईपी 2020 के बैकग्राउंड में 5 साल, जब एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन का ये 5th ईयर है, 5वां साल है। मैं ऐसे नहीं मानता हूं कि भारतीय शिक्षा नीति कोई नई मसौदा है। इस कार्यशाला में विराजमान मान्यवर महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, हमारे सबके सुपरिचित मध्य प्रदेश से छात्र जीवन के समय से, विद्यार्थी परिषद के काल से जिनका सतत संबंध रहा है, हमारे अपने लोकप्रिय शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये शुभ दिन और माननीय शिक्षा मंत्री ने विस्तार से सारी बातें कही है और इस अवसर पर हमारे माननीय अतुल कोठारी जी और समस्त हमारे माननीय आगंतुक अतिथिगण जो आज कार्यशाला में अपना अपना मार्गदर्शन देंगे,
मुझे भी इस बात की प्रसन्नता भी है और ये हमारी सनातन काल की शिक्षा के माध्यम से दुनिया में भारत की पहचान, जब हम अपने वसुदेव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। जब हम अपने उस उदात्त भाव की तरफ ले जाते हैं तो शब्दों की भी अपनी महत्ता है और शब्दों की महत्ता से हम वो सब कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। शासन को, विशेष करके मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे दोनों शिक्षा मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में ये 5th ईयर है, 5वीं साल है। मध्य प्रदेश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वयन करने में अग्रणी राज्य रहा। प्रारंभिक दिनों में तुरंत इसको समझना, डिकोडिंग करना, उसकी जो अपेक्षा है उस हिसाब से खुद को बदलना मध्य प्रदेश ने आगे काम किया है। पिछले 4.5 साल में अनेकों अच्छे प्रयोग मध्य प्रदेश में हुई है, जिसकी प्रतिफलन भी धीरे धीरे आने लगा है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जो युवा आबादी है, अभी मैंने एक तथ्य रखा, मध्य प्रदेश की अगर अनुमानित आबादी लगभग 9 करोड़ है अभी के एक प्रोजेक्टेड रूप में, उसमें 25 साल की उम्र की आबादी लगभग आधे हैं। उनको 21वीं सदी के लिए तैयार करना, उनको एक वैश्विक नागरिक बनाना, जिम्मेवार बनाना, जो भारतीय विचार परंपरा के आधारित हो और वैश्विक दृष्टिकोण हो, जो एनईपी ने कहा रूटेड बट फ्यूचरिस्टिक, इस प्रकार की तैयारी मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश की स्कूली एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत की आवश्यकता, भारत की अर्थनीति, युवकों को नौकरी की बजाय नौकरी देने की मनस्थिति तक ले जाना, कई प्रकार के उपक्रम मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। ये बधाई की पात्र है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अच्छे काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दृष्टिकोण है 2047 तक भारत को विकसित बनाना, मध्य प्रदेश विकसित होने से ही भारत विकसित होगा, शिक्षा विकसित होने से ही मध्य प्रदेश विकसित होगा। मैं प्रशंसा करता हूं। फिर मैं आज आभार प्रकट करता हूं महामहिम राज्यपाल जी का, उन्होंने भी इस 1 दिवसीय कार्य समिति को उद्घाटन करने हेतु। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल के शासकीय कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और विधायक भगवान दास सबनानी भी उनके साथ थे। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के लिए मातृभाषा में शिक्षा अत्यंत प्रभावी है। नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा आधारित अध्ययन को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों से संवाद किया, उनकी पाठ्य पुस्तकें देखी और आर्ट गैलरी, पुस्तकालय, म्यूजिक रूम का निरीक्षण किया। बच्चों के साइंस मॉडल और रोबोटिक्स उपकरणों की जानकारी लेते हुए उन्होंने उनकी सराहना की। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने शिक्षकों से कहा कि वे पढ़ाई के साथ खेल, संगीत और साहित्यिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दें तथा पोषण आहार सुनिश्चित करने में जन भागीदारी बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? खुश हो आप लोग पढ़ के? क्या करोगे बच्चों को पढ़ा के आगे? बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान दिया जा रहा है, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी होती है अपने बच्चों के साथ। 2 बेटियां पढ़ती हैं। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के सफाये की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष बालाघाट में 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 4 महिला नक्सली शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें संविधान की प्रति देकर मुख्य धारा से जोड़ा और सरकार की पुनर्वास नीति अपनाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्रदेश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य है। सतत निगरानी और कार्रवाइयों से नक्सली दायरा घटा है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि बड़े प्रयासों से नक्सल समर्पण में लगातार वृद्धि हुई है। आत्मसमर्पण करने वालों में कान्हा भोरम देव डिवीजन के लीडर कबीर उर्फ महेंद्र और उनके 9 साथी शामिल हैं। इनमें 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली हैं। इसके बाद कान्हा भोरम देव डिवीजन के एसजेडसीएम राकेश होड़ी, जो वर्ष 2002 से पार्टी में समर्पित कर भारतीय संविधान के प्रति लेंगे। और इसके बाद जिला बालाघाट और एमएमसी के प्रति प्राप्त करेंगे। सर, आज कुल 10 नक्सलियों ने जिन्होंने समर्पण किया है सर, उनके ऊपर 2,36,00,000 रुपए का कुल इनाम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र द्वारा डॉक्टर मोहन यादव द्वारा का सम्मान किया जा रहा है प्रशस्ति पत्र देकर। रघुवीर पंद्रे के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं मिथिलेश मेरावी, हेड कांस्टेबल, जिन्हें इनके अदम्य साहस और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मान कर रहे हैं। सभी एक साथ आ जाए। तुलसी यादव मिथिलेश के साथ यहाँ पहुंचे, जिनका हम सम्मान कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस पुनर्वास का सम्मान हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया जा रहा है। जिस बात के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को सम्मान मिलना चाहिए, आज के दिन वो भगवान सूर्यनारायण भी थोड़ी ज्यादा ही आभा दे रहे हैं। हमारे लिए ये शौर्य पराक्रम का दिवस है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में लाल सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत, यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कहीं परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। शहीद टास्क फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था। और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। इसमें सुरेंद्र कबीर, जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू, इस पे 14 लाख का इनाम। सलिता और सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम। विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम। लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम। शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम। जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम। जयशीला उर्फ ललिता, 14 लाख का इनाम। नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का। कुल जमा लगभग 2,36,00,000 का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे, लेकिन ये समय सीमा भी है। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में
हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आज इस बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और ख़ास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। के बाद यदि देश की कोई सबसे बड़ी आंतरिक समस्या थी तो वो नक्सल समस्या रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि मार्च 2026 तक इस समस्या से देश को मुक्त कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी गंभीरता से इसे लेते हुए एक स्पेशल डीजी रैंक के अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव को एंटी नक्सल ऑपरेशन की कमान सौंपी और यंग अधिकारियों को यहाँ पर पदस्थ किया। हॉक फोर्स SSU में बल वृद्धि की गई, निरंतर बैठकें करके उन्होंने निर्देश दिए और नए कैंप दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए गए। एंटी नक्सल अभियानों में एक सिस्टमेटिक रूप से गति लाई गई और 2025 में ही कई मुठभेड़ें लेकर 10 इनामी नक्सलियों को धराशायी करने में सफलता प्राप्त हुई। हमारे जो साथी अधिकारीगण हैं, IG बालाघाट, IG CRPF, कमांडेंट हॉक फोर्स, SP बालाघाट और सभी उपस्थित हमारे अधिकारी जवान, सभी ने बहुत मेहनत से कार्य किया है और इसी के फलस्वरूप अभी कुछ माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने 64 पुलिस ऑफिसर्स को मनोबल बढ़ाने के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से भी सुशोभित किया था। दुर्भाग्य से हम अपने एक बहादुर साथी इंस्पेक्टर आशीष को हाल ही में वो शहीद हुए हैं, किंतु मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए तत्परता से उनके छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर DEF में नियुक्ति दी और 1 करोड़ की सहायता राशि भी उनके परिवार को प्रदान की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस इंदौर के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जयरामपुर कॉलोनी में सम्मानपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में इंदौर, देवास और धार जिले के बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने सहभागिता की। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर नागेश चंद्र मालवी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए झंडा दिवस के इतिहास और महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1949 से मनाया जा रहा यह दिवस सैनिकों की वीरता और शौर्य को नमन करने के साथ ही जनमानस को सेना से जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि निधि से प्राप्त राशि शहीदों, युद्ध में घायल सैनिकों और आर्थिक रूप से कमजोर पूर्व सैनिक परिवारों के कल्याण में उपयोग होती है। बहुत ज़रूरी है, हमसे ज़्यादा सिविलियन को मनाना चाहिए, क्योंकि सिविलियन ही झंडा दिवस के दिन झंडे के लिए कुछ डोनेशन देंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे और उसको फिर फौजियों के लिए काम में लिया जाएगा, जैसा कि बताया जा चुका है। यह दिवस हमारी सेना के अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम के लिए इनकी याद में मनाया जाता है। साथ ही हमारे जो जनमानस है और गणमान्य नागरिक है, उनको ये याद दिलाने के लिए कि हमारी सेना उनके साथ में खड़ी हुई है। कंधे के साथ हमारे जो देश के नागरिक है वो हमारी सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। इस उद्देश्य के रूप से मनाया जाता है। और आपको जानकर ये मैं बतलाना चाहूँगा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर 1949 से मनाया जा रहा है। पिछले 77 ईयर्स से हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जा रहा है। इस दौरान हम हमारे जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, वीर नारियां हैं, विधवाएं हैं, जो आश्रित परिवार है, उनके सहयोग के लिए, उनके कल्याण के लिए हम लोग जनमानस से, गणमान्य नागरिकों से सहयोग राशि भी इकट्ठा करते हैं, जो कि उनके कल्याण में उपयोग में ली जाती है। आज हम लोग यहाँ पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और इस वर्ष जो है जिले के दानदाताओं द्वारा, विभागों द्वारा लक्षित राशि से अधिक राशि जमा करके सैनिक कल्याण के लिए, सैनिक लोगों की भलाई के लिए, पूर्व सैनिकों के हितार्थ जो कार्य किया गया उसके लिए हम बुरी प्रशंसा करते हैं, बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार दानदाता आगे आकर
पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए, उनके कल्याण के लिए दान देते रहें, ताकि उनके कल्याणों, उनके परिवारों की बेहतर सुविधाएं और बेहतर उनको जो है जीवन यापन करने में सहायता कर सके। धन्यवाद। शिवनी स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में सशस्त्र सेना झंडा दिवस सम्मानपूर्वक मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि हर वर्ष 7 दिसंबर को यह दिवस शहीद सैनिकों, सेवारत जवानों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मनाया जाता है। इस अवसर पर आमजन के बीच टोकन और वाहन ध्वज वितरित किए गए, जिनसे प्राप्त निधि शहीदों की विधवाओं, उनके बच्चों, विकलांग पूर्व सैनिकों और जरूरतमंद आश्रितों की सहायता में उपयोग की जाती है। मध्य प्रदेश ने भी देश को अनेक वीर सैनिक दिए हैं, जिनके बलिदान पर पूरा प्रदेश गौरवान्वित है। और 7 दिसंबर को एक सम्मान सूचक के रूप में हर साल जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, इसी तरह से इसको एक सम्मान के रूप में जो है 7 दिसंबर को निर्धारित किया गया कि इस तारीख को हम जो है देश के और हमारे राष्ट्र के जो है जितने आर्म फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी के जो है वो जवान जो देश के लिए न्यौछावर जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके लिए जो है हम क्या अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं या देश उसके लिए उनके लिए क्या कर सकता है, और उस सम्मान को जो है देने के लिए जो है इस दिवस को भी मनाया जाता है। और हम सबका जो है इसमें योगदान के लिए उन्होंने जो है एक एमलगेमेटेड स्पेशल फंड, जिसको एसएफ फंड के शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, एक वो भी जो है उन्होंने एक उसके लिए क्या बोलते हैं प्रोविज़न रखा है। और इसी फंड में जो है सब नागरिकों को, देश के नागरिकों से अपील भी किया जाता है कि आप इस फंड में जो भी आप योगदान कर सकते हैं वो योगदान करिए। खंडवा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस सम्मानपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने पूर्व सैनिकों को झंडा लगाकर सम्मान दिया। वहीं सैनिकों ने भी कलेक्टर को प्रतीक स्वरूप झंडा लगाया। कलेक्टर ने सैनिकों से देश सेवा के दौरान जुड़े उनके अनुभवों की जानकारी ली। और आइए अब देखते हैं प्रदेश के प्रमुख अखबारों की क्या है सुर्खियां। और आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ विशेष खबरें प्रकाशित हैं, इस पर बात करते हैं। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की। सबसे पहली खबर की बात करें तो लाल सलाम को आखिरी सलाम, 4 महिलाओं समेत 10 नक्सली सरेंडर। बालाघाट में पुलिस लाइन के शौर्य मंच पर रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भोरमदेव एरिया कमेटी के 10 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इनमें 4 महिला नक्सली हैं। इन सभी पर कुल 2.36 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों ने 2 AK-47 व इंसास समेत कई हथियार जमा किए हैं। समर्पण करने वालों में सबसे बड़ा नाम सुरेंद्र उर्फ कबीर उर्फ सोमा सोडी है। वह भोरमदेव एरिया कमेटी का MMC सचिव था। उसने एक AK-47 भी जमा की है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार कबीर कई बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है। महिला दस्ते की सबसे प्रभावशाली सदस्य सलिता उर्फ सावित्री अलावा ने भी हथियार डाल दिए। कबीर और सलिता दोनों पर 62 लाख रुपए का इनाम था। 2 अन्य शिल्पा व जयशीला पर 14 लाख का इनाम था। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब बंदूक नहीं, संविधान लोगों की जिंदगी बदलेगा। एंटी नक्सल अभियान निर्णायक चरण में है। मेरा नक्सलियों से आह्वान है कि वे सरकार की पुनर्वास नीति अपनाएं। सरकार उनके जीवन को सुरक्षित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और विकास सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेगी। और अब रुक करते हैं अगली खबर की बात करें तो अगली खबर में नई गणना, नई आस। भोपाल के आसपास 18 नहीं 30 बाघ, तेंदुए 10 से 40 हो गए। भोपाल देश का इकलौता ऐसा अर्बन लैंडस्केप बनता जा रहा है जहां शहर की आबादी के बीच बाघ, तेंदुआ, भालू से लेकर नीलगाय और सियार तक बड़ी संख्या में अपनी स्थायी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। गणना अभियान के दूसरे फेज में ही जो साक्ष्य सामने आए हैं
उन्होंने इस बार की गिनती को लेकर वन विभाग की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। मैदानी दलों के मुताबिक बाघों की संख्या 18 से बढ़कर 30 के आसपास पहुंचती दिख रही है। वहीं तेंदुओं की संख्या 10 से सीधे 40 के पास पहुंचने के संकेत हैं। 2026 की इस गणना का विश्लेषण वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। रिजल्ट 2027 में जारी होगा। पिछली गणना 2022 में हुई थी। वहीं अफसरों ने कहा कि गणना के नोडल अधिकारी हेमंत रायकवार ने बताया कि बाघ, तेंदुए समेत अन्य प्राणियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो सकती है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की बात करें तो सरकार आज से खजुराहो में 14 विभागों की समीक्षा होगी। सोमवार और मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत पूरा मंत्रिमंडल और सचिवालय खजुराहो में रहेगा। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर राज्य सरकार विभागवार अपनी अब तक की उपलब्धियों और छूटे हुए कामों की समीक्षा कर रही है। अगले 2 दिन तक 14 प्रमुख विभागों के कामकाज की समीक्षा होगी। इसी दौरान मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी खजुराहो में होगी। इस दौरान सीएम लाडली बहनों के बैंक खाते में 1500 की राशि भी ट्रांसफर करेंगे। वहीं 9 दिसंबर को छतरपुर के राजनगर स्थित सती की मड़िया नामक स्थान पर लाडली बहना सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों से संवाद करेंगे और प्रदेश भर की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खाते में दिसंबर महीने की किस्त ट्रांसफर करेंगे। और अब रुक करते हैं अगली खबर की बात करें तो मेट्रो हर आधे घंटे में एक फेरा सुबह 8 से रात 8 तक चलेगी। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की मंजूरी मिलने के बाद भोपाल मेट्रो में कमर्शियल रन की आखिरी चरण की तैयारियां भी पूरी होने को है। लोकार्पण की तारीख भले ही पीएमओ से अभी तय नहीं हुई हो, लेकिन संचालन का प्रारूप लगभग तय माना जा रहा है। पहले चरण में सुभाष नगर से एम्स स्टेशन के बीच हर 30 मिनट में मेट्रो चलेगी। ट्रेन से सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सेवा देने की योजना है। यह टाइमिंग इसलिए चुनी गई है क्योंकि इस अवधि में एमपी नगर, सुभाष नगर और एम्स रूट पर ऑफिस आवागमन सबसे ज़्यादा होता है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की बात करें तो धुंध और बादलों ने दिन में बढ़ाई ठंड। 7 डिग्री पर पारा, यह सामान्य से 5 डिग्री कम। रविवार को भोपाल में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज की गई। 24 घंटे में इसमें सिर्फ 0.1 डिग्री का इजाफा हुआ। यह सामान्य से 5.2 डिग्री कम है। शीतलहर चलने का सिलसिला भी जारी है। भोपाल प्रदेश का 5वां और पहाड़ी व मैदानी इलाके के शहरों में 23वां सबसे ठंडा शहर रहा। भोपाल उत्तर पूर्व के शिलांग, ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो, मंडला और बालाघाट से भी ठंडा शहर रहा। मौसम विशेषज्ञ बताते हैं सामान्य तौर पर प्रदेश के यह इलाके भोपाल से ठंडे होते हैं। और अब बुलेटिन के अंत में आइए देखते हैं हेडलाइंस एक बार फिर से। खजुराहो में मंगलवार को आयोजित होगी कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल पहुंचा खजुराहो। कैबिनेट बैठक सहित होगी अन्य विभागीय समीक्षाएं। लाडली बहनों के खातों में अंतरित होगी राशि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्राचीन ज्ञान परंपरा को एआई से विश्व तक ले जाने की बताई जरूरत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय का किया निरीक्षण। कहा बच्चों को पोषण आहार के लिए जन भागीदारी को दे बढ़ावा। नक्सलवाद के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मिली बड़ी कामयाबी। बालाघाट में पहली बार 10 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण। मुख्यमंत्री ने संविधान की प्रति देकर मुख्य धारा से जोड़ा और सरकार की पुनर्वास नीति अपनाने का आग्रह किया। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। इंदौर में पूर्व सैनिकों का किया सम्मान। सैनिक कल्याण योजनाओं हेतु सहयोग का किया गया आह्वान। और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखें ठीक सुबह 11 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
देखिए हमारी संस्कृति, हमारी लोक कलाएं सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। बुंदेली, मालवी, बघेली और निमाड़ी लोकगीत एवं लोक नृत्य प्रति रविवार प्रातः 8 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर एक खूबसूरत सा गाना है। तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना। उस आवाज़ की जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। उस आवाज़ की जो जब गाती थी तो लगता था कि सरस्वती माँ खुद वीणा बजा रही हैं। अगर कुछ दिल को छू जाता है तो वो सदाबहार बन जाता है। और ऐसे ही सदाबहार गीत हम आपके लिए हर शाम लेकर आते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। प्यार है ही ऐसा एहसास जहाँ दिल हवा में उड़ने लगता है और दुनिया ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। इस मोड़ से जाते कि ज़िंदगी चलती रहती है, समय बीतता रहता है, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा अमर रहती है और वो है संगीत। और आप भी हमें अपनी राय और सुझाव भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि है sadabaharddkbpl@gmail.com। हमें आपके मैसेजेस का बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा।